नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? तो आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि एक्चुअली मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, ओके। तो ठीक है बच्चों, तो ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जिसे हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं, ये मुख्य रूप से दो कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या क्या? तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसे हम लोग डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HEISENBERG, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके, जिसको कि हम लोग HUP भी बोल देते हैं। तो कहना क्या है कि पिछला दो लेक्चर जो था हम लोगों के पास, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोगों को ये 12th में पढ़ना रहता है। और यहाँ पर भी हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के नाम से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में और देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें हैं, इन बातों को हम लोगों ने इन दोनों लेक्चर्स में देखा था, उन्हीं बातों का इस्तेमाल यहाँ पर होने जा रहा है। इस वजह से एक बार शॉर्टकट में हम यहाँ पर बोल देते हैं, व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर या डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर या डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार क्या होता है? अगर कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उस मैटर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी होता है बच्चों। वहां पर पार्टिकल नेचर के साथ साथ कौन सा कैरेक्टर होता है? वेव कैरेक्टर भी होता है, और उसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। वहां पार्टिकल कैरेक्टर के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी होता है। और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार बात क्या होता था कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम को हम लोग साथ साथ निकाल ही नहीं सकते थे। हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा और इलेक्ट्रॉन के कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा h/4π के बड़ से बड़ा होगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है वो कितने के बराबर होगा बच्चों? h/4π के बराबर। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसको कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस भी हम लोग बोलते थे, वहां पर हम लोग क्या जानते थे कि कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में रहेगा, उसमें पार्टिकल कैरेक्टर के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी रहेगा, और उस वेव कैरेक्टर जो होने का, वेव कैरेक्टर के वजह से वहां पर जो कुछ एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा ना, तो उस वेव का, मैटर वेव का एसोसिएटेड वेवलेंथ जो होता है, उस मैटर वेव के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बताओ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv भी लिख सकते हैं। और ये प्रोपोर्शनलिटी का टर्म जैसे हम लोग हटाते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है h/mv, जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मेरे चेहरे के पीछे आ जा रहा होगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। इस इक्वेशन का दरअसल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां पर? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो अभी हम लोगों को पढ़ना क्या है बच्चों? अभी हम लोगों को पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसको कि हम लोग मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानो बच्चों, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, ये पूरी तरह से निर्भर है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है ना, ये पूरी तरह से निर्भर है या बेस्ड है, किस बात पर निर्भर है? तो ये क्वांटम मैकेनिक्स पर निर्भर है। ये किस बात पर निर्भर है बच्चों? ये पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स पर निर्भर है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या हो गया? अब इन चीजों को हम लोग देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। बहुत ज्यादा डिक्टेटिव मैनर में तो नहीं देखना है, क्योंकि फिजिक्स में अपने लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन आप लोग बेसिक तौर पर जानो कि साइंस जो है ना, साइंस का स्टडी हम लोग दो तरीकों के आधार पर करते हैं। एक क्या होता है? एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, और ये दूसरा थ्योरी जिसको कि हम लोग यहाँ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में दरअसल इसी दूसरे थ्योरी पर ही आधारित है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, ओके। इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। तो अपने पास दो थ्योरी है, यहाँ पर आप लोग दिख रहे हो, तो आप लोगों को दिख रहा है क्लासिकल थ्योरी। कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, क्लासिकल मतलब क्या? पुराना, ओल्ड थ्योरी। और ये ओल्ड थ्योरी जो है, ये किसके द्वारा दिया हुआ गया था?
तो ये आप लोग याद रखना, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है ना, जिसको आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मुख्य रूप से किस बात पर आधारित है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मुख्य रूप से क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स पर आधारित है। और ज्यादातर फिजिक्स में यानी कि पूरा का पूरा मैकेनिक्स जो होता है हम लोग मुख्य रूप से किसके आधार पर पढ़ते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन ये जो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स है ना, ये हाइजेनबर्ग, HEISENBERG, और हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर, SCHRODINGER, श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था 1926 में, यानी कि एकदम मॉडर्न थ्योरी है। और ये वाला थ्योरी जो है हाइजेनबर्ग ये वाला थ्योरी हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, जो कि अपना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रखता है। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बात को भी याद रखना। इसका अपना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स? ये हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। और अभी जो बच्चों हम लोगों को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसको कि हम लोग मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बार बार बोल रहे हैं, तो ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल मुख्य रूप से किस पर आधारित है? इसी क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स पर। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स जो होता है ना, वो जो न्यूटन्स थ्योरी जिसको बोल देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर क्लासिकल थ्योरी, ये जो क्लासिकल थ्योरी बोल दो, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रीडोमिनेंटली क्या चीज मानते हैं? वो हम लोग पार्टिकल मानते हैं। क्लियर है ना? इस वजह से, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मुख्य रूप से निर्भर करता है या फिर एक्सप्लेन करता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। ये किसके लिए ऑब्जेक्ट, किस तरह के मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को ये फॉलो करता है? ये किस बात को फॉलो करता है? सॉरी, मतलब किसके लिए ज्यादातर एप्लीकेबल है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होता है, वहां पर प्रीडोमिनेंटली क्या चीज फॉलो करा जाता है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? तो पार्टिकल कैरेक्टर देखा जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या फिर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आप लोग जिसे बोल देते हो, तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार क्या होता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल कैरेक्टर के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी होता है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में आप लोगों को याद होगा, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में वेव कैरेक्टर नेग्लिजिबल होता था, वहां पर सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर होता था। इस आधार पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम कर जाता है वहां पर, और उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करें, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। यानी कि इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट करने का मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल वगैरह, तो वहां पर वेव कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट रहता है। वहां पर कौन सा कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट रहता है? वहां वेव कैरेक्टर जो है, ये PREDOMINANT, वहां वेव कैरेक्टर जो है ये ज्यादा मात्रा में, जो बोल सकते हैं वहां पर वेव कैरेक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सही काम नहीं करता है, यानी कि क्लासिकल थ्योरी से हम लोग उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस वजह से वहां पर अपने को क्वांटम थ्योरी पर आना होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स और क्या चीज डिपेंड करता है क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। यानी कि सिंपल मानो ना कि पार्टिकल कैरेक्टर के आधार पर अगर हम लोग मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों? ये क्लासिकल थ्योरी। और अगर हम लोग वेव कैरेक्टर को डोमिनेंट मानकर कहीं पर काम कर रहे हैं तो बच्चों उसे ही हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज? क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। और क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स पर ही हम लोगों पर आधारित काम को ही हम लोगों को देखना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोगों को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम देखना है वो किसके आधार पर मुख्य रूप से? तो वो श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि पूरी तरह से निर्भर है किस बात पर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पर। तो श्रोडिंगर, SCHRODINGER, एक इक्वेशन सजेस्ट किया था जिसको कि हम लोग नाम देते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। और वो श्रोडिंगर इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को दर्शाने के लिए एटम के अंदर, जैसे कि हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? हाइजेनबर्ग
हाइजेनबर्ग ने बोला कि इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम को हम लोग निकाल ही नहीं सकते, देयर मस्ट बी सम एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो श्रोडिंगर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम को निकाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाएगा इस बात को हम लोग निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो 1 मिनट लेकर आप लोग जल्दी से याद कर लो तो श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन है क्या और इसका जरूरत हम लोगों को क्या है। तो जरूरत भी है बच्चों, और ये लंबा चौड़ा इक्वेशन क्या है इसे भी हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जानो कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये आप लोगों को याद करना है। तो याद अभी कभी कर लेते हैं, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर पाई बाय एम एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई। यहाँ पर अलग अलग चीज क्या है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो एम जान लेते हैं, एम क्या है। तो एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये 8 का वैल्यू तो जान ही रहे, 8 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। एच क्या है बच्चों, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ई जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है जस्ट अभी देख रहे हैं। भी इज पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल। और बाकी जगह जो है ये एक्स है, वाई है और जेड है, दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर पाया जाएगा और 3 डायमेंशनल स्पेस को लोकेट करने के लिए हम लोगों को 3 एक्सिस की जरूरत होती है। वो कौन कौन सा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना बच्चों। और ये जो साई है ना, ये साई क्या चीज है, ये साई जो है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव होता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक चीज जानो कि ये वाला जो इक्वेशन है ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके बारे में अभी डिटेल या डिक्टेटिव मैनर में हम आपको बताने नहीं जा रहे हैं। ये तब हम आप लोगों को इसका यूजेस, इसका एप्लीकेशन और ये एक्चुअली किस तरह से एग्जिस्ट करता है इस बारे में हम लोग जानेंगे अगले के अगले लेक्चर में, जब हम लोग शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिटरमाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग ऑर्बिटल का शेप कैसे निकालते हैं उन चीजों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आधार पर जानेंगे। तो वहां पर हम लोग जानेंगे हैमिल्टन इक्वेशन क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और इसको सॉल्व करके कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वेव को, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को प्रेजेंट इन द एटम या जिसको ऑर्बिटल बोल देते हैं, वो हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, इस वजह से आज जो है हम लोग सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जानकर निकल जा रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं आज के लेक्चर में क्या चीज। तो आज के लेक्चर का जो मेन कंटेंट है वो है ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से समझने का कोशिश करना। क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट जो होता है ना, दैट इज द वेल डिफाइंड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच एनी इलेक्ट्रॉन is to be revolve as according to Bohr's hypothesis। कि Bohr's hypothesis के अनुसार क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी वेल डिफाइंड पाथ में रिवॉल्व करता है। तो उसी वेल डिफाइंड पाथ को दरअसल हम लोग ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल भी बोल देते थे। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट हो गया, इसके चारों तरफ दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इस तरह से हम लोग ऑर्बिट पढ़ते थे। लेकिन ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऑर्बिट से बिल्कुल अलग होता है। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑर्बिट से बिल्कुल अलग होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, अभी हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार क्या पढ़ा था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को मान लें कि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एक्यूरेट पोजीशन यानी कि आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन हाइजेनबर्ग का कहना है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेट पोजीशन को हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, और साथ ही साथ स्पीड नहीं निकाल सकते यानी कि मोमेंटम भी नहीं निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम चूंकि हम लोग नहीं निकाल सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही लॉस हो गया। ऑर्बिट जैसा चीज होता है कि नहीं होता है बच्चों, तो ऑर्बिट जैसा चीज बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो होता क्या है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, तो न्यूक्लियस के आसपास का वैसा क्षेत्र
जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम हो, उस क्षेत्र को दरअसल बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग बोल देते हैं ऑर्बिटल। याद रहेगा ऑर्बिटल क्या होता है, तो न्यूक्लियस के आसपास का वैसा क्षेत्र जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग सिंपली क्या नाम दे देते हैं, ऑर्बिटल। बार बार बोल रहे हैं एक ही लाइन, फिर से द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के आसपास का स्पेस, वेयर द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बोलना जरूरी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाया ही जाएगा, ये हम लोग तो बोल ही नहीं सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। तो न्यूक्लियस के आसपास का वैसा क्षेत्र जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा हो, तो उस क्षेत्र को ही बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल। तो यहाँ देख के लग रहा होगा कि ये ऑर्बिटल का शेप कैसा है। तो मान लो ऑर्बिटल का शेप अलग अलग तरह का होता है, मान लो तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस ऑर्बिटल में ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सारा डॉट्स हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो डॉट्स जो होता है ना, हर एक डॉट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो असंख्य मतलब इनफाइनाइट डॉट है, तो मतलब दिमाग में आ जाता है बच्चों के दिमाग में कि ऑर्बिटल में बहुत सारा डॉट है, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पर ज्यादा, कहां पर कम, कहां कहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। जहां जहां डॉट है ना, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और बाद में हम लोग जानेंगे बच्चों कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना सारा डॉट्स क्यों, तो उसको समझने की कोशिश करो आप लोग। कि जैसे कि मान लो ये क्लासरूम है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये जो है ये क्या चीज है बच्चों, ये क्लासरूम है, या आपके घर का कमरा भी हो सकता है। ये क्लासरूम है या फिर आप लोगों के घर का कमरा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस क्लासरूम में अगर आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पर इस वाले दीवार पर, इस वाले दीवार पर यहाँ पर एक कैमरा हम लोग लगा दिए, इस दीवार पर एक कैमरा हम लोग इस तरह से मान लो लगा दिए, ठीक है ना। इस कैमरा और इस कैमरा का इमेज जो है वो बनेगा, वो रील वाला कैमरा होता था ना पहले, जो इस तरह का रील समझते हो, फोटोग्राफिक प्लेट जो पहले हम लोगों ने बताया था, इस तरह का रील रहता, किनारे किनारे छेद 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 रहता था। और लाइट में हम लोग जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब में के रोशनी में ऐसे करके इमेज देखते थे, तो हल्का हल्का इमेज जैसा आता था वहां पर, वो रील वाला कैमरा है, ठीक है। उस और इस कमरे में है क्या, यहाँ पर मक्खी है, एक ही मक्खी है, ये एक मक्खी है। तो अभी ये मक्खी यहाँ है और ये कैमरा फोटो खींच रहा है और ऑटोमेटिक ये स्नैप खींच रहा होगा और हर सेकेंड एक स्नैप खींचता है। तो बताओ तो 60 मिनट यानी कि 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट में कितना स्नैप ये खींचेगा, 60 स्नैप। तो 60 स्नैप का 60 निगेटिव होगा, इस तरह का निगेटिव जिसको कि वो फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हो। तो हर निगेटिव में ये मान लो पहला निगेटिव है, ठीक है ना, ये पहला निगेटिव है, ये सामने से फोटो खींचे तो उसमें मक्खी का ये इमेज आया, ठीक है। दूसरा निगेटिव है, तो बताओ तो यहाँ पर मक्खी तो उड़ के कहीं और चला गया होगा, तो मक्खी का इमेज यहाँ आ गया होगा। तीसरा निगेटिव जो होगा बच्चों, उसमें मक्खी का इमेज कहीं और होगा। चौथे इमेज में मक्खी का इमेज कहीं और होगा ना। तो क्या करेंगे, 60 निगेटिव है ना मेरे पास, तो 60 निगेटिव में मक्खी का इमेज अलग अलग जगह होगा, क्योंकि मक्खी उड़ उड़ के अलग अलग जगह जा रहा है। तो अब इन 60 को एक के ऊपर एक रख देते हैं। जैसे ये इमेज है, इसके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस तरह से 60 को एक के ऊपर एक रख दिए, 60 को हम लोग एक के ऊपर एक रखते चले गए जी, समझ रहे हो ना बच्चों। इन 60 फोटोग्राफिक प्लेट को एक के ऊपर एक रख दिए। तो बताओ तो 60 में मक्खी पहला वाला में यहाँ था, दूसरा में यहाँ था, तीसरा में यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 60 मक्खी दिखेगा कि नहीं। और इसको अगर हम लोग किसी बल्ब के थ्रू देखना चाहेंगे तो 60 मक्खी दिख रहा है, तो क्या इस कमरे में 60 मक्खी है क्या, नहीं, मक्खी एक ही है। लेकिन क्या है ना, ये अलग अलग जो मक्खी आप लोगों को नजर आ रहा है इमेज में 60, तो वो क्या है कि 60 अलग अलग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मक्खी कभी इस जगह पर था, कभी इस जगह पर था, कभी इस जगह पर था, कभी इस जगह पर था। तो बस वही बात ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन में ये डॉट्स रिप्रेजेंट करता है। डॉट जितना ज्यादा है, तो डॉट ज्यादा मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा। जैसे कि यहाँ पर मान लें कि ये जो निगेटिव को इस तरह से रखें ना, तो देखते हैं कि मक्खी का सबसे ज्यादा डेंसिटी इस जगह पर है, दिख रहा है आप लोगों को, इस जगह पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डॉट्स यहाँ पर मक्खी है, तो इसका मतलब है कमरे में हर जगह मक्खी है।
एक ही मक्खी हर जगह पाया जाता है, लेकिन ज्यादा मक्खी कहाँ भन बना रहा है, इस जगह पर। तो इस जगह भन बना रहा है, इसका क्या मतलब, इस कमरे में मक्खी के पाए जाने का संभावना ग्राउंड के तरफ ज्यादा है, नीचे मतलब अगर इधर ज्यादा भन बनाता मतलब इस दीवार के तरफ मक्खी के पाए जाने का संभावना ज्यादा होता, इधर भन बनाता तो इधर इस दीवार पर मक्खी के पाए जाने का संभावना ज्यादा होता। तो मान लो मक्खी इस साइड ज्यादा डेंसिटी में, और आप लोगों से पूछा जाए कि इस कमरे में कहीं गुड़ का टुकड़ा है, चीनी का टुकड़ा, और पूछा जाए वो चीनी का टुकड़ा कहाँ पर है, तो इस चूंकि मक्खी इस रीजन में ज्यादा है, तो इससे आप लोग क्लियर बोल सकते हो कि गुड़ का टुकड़ा जो है जमीन में कहीं पर होगा, तब ना स्नैप में मक्खी नीचे की तरफ ज्यादा जगह छेके हुए ज्यादा समय मौजूद है। तो बस वही बात इस ऑर्बिटल में भी होता है। ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा डॉट का डेंसिटी आप लोग गौर करोगे ना न्यूक्लियस के पास होता है, तो न्यूक्लियस के पास डॉट्स का डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है बताओ कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहता है। ठीक है, तो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है होता क्या है, तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो पहले ही क्लियर है, नहीं होता है कोई ऑर्बिट वर्बिट, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के अनुसार कोई ऑर्बिट जैसा चीज ही नहीं होता है। ऑर्बिटल क्या होता है कि न्यूक्लियस के आसपास का वैसा क्षेत्र, न्यूक्लियस के आसपास का वैसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना जो है वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम मतलब 99% से भी ज्यादा, 100% नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उधर हाइजेनबर्ग नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली हम लोग पता कर ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम। तो न्यूक्लियस के आसपास का वैसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम हो, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। और ये मन में नहीं बिठा लेना बच्चों, ऑर्बिटल का शेप ऐसा ही होता है स्फेरिकल टाइप का, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे के लेक्चर्स में जब हम लोग अलग अलग तरह के ऑर्बिटल को देखेंगे तो एस ऑर्बिटल भले ही गोल सा होता है, गोल मतलब स्फीयर बॉल की तरह, समझ रहे हो, लेकिन पी ऑर्बिटल इस तरह से डंबल शेप होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होता है, एफ ऑर्बिटल का शेप और भी कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि ऐसा मन में मत बिठा लेना कि स्फेरिकल शेप होता है, ऑर्बिटल का शेप कई तरह का हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि ऑर्बिटल होता क्या है, और ये भी जाना कि ऑर्बिटल दरअसल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना जहां पर मैक्सिमम हो, तो उस क्षेत्र को बच्चों दरअसल हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, ऑर्बिटल, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने देखा 99% पाए जाने का संभावना, 100% इलेक्ट्रॉन पाया जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है, 100% इलेक्ट्रॉन पाया जाए ऐसा जरूरी होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि आप लोग अपने घर से निकले और स्कूल की तरफ जा रहे हो और रास्ते में आप लोग खो गए, ठीक है ना, तो पुलिस को इन्फॉर्म करा गया कि ये बच्चा जो है मेरा वो स्कूल जाने के क्रम में गायब हो गया। तो बताओ कि पुलिस जो आप लोगों के सर्च ऑपरेशन में जाएगा तो आपको ढूंढेगा कहां पर, तो वो सबसे पहले ढूंढेगा स्कूल के आसपास, क्योंकि स्कूल के आसपास ही आपके पाए जाने का संभावना मैक्सिमम है। फिर वहां नहीं मिलोगे तो फिर पूरे दुनिया में कहीं भी आप पाए जा सकते हो, इस वजह से कहीं भी वो ढूंढेगा। तो वही बात होता है, आपके पाए जाने का संभावना कहीं पर परफेक्ट है क्या, 100% नहीं है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर कहां पाया जाएगा कोई नहीं जानता, आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूक्लियस से लेकर इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। जैसे कि आपके पाए जाने का पोजीशन क्या होगा, संभावना क्या होगा, स्कूल से लेकर प्लूटो ग्रह या उसके भी आगे आप कहीं भी पाए जा सकते होगे, लेकिन क्या जब पुलिस ऑपरेशन में जाएगा सर्च ऑपरेशन में तो सीधे प्लूटो ग्रह पर ढूंढने चले जाएगा क्या, नहीं, सबसे पहले वो ढूंढेगा स्कूल के आसपास, फिर घर के आसपास, फिर दोस्तों के बीच, यानी कि पहले ढूंढेगा जहां पर संभावना ज्यादा है। उसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम होता है न्यूक्लियस के आसपास, तो उसी क्षेत्र को यानी कि उस 99% क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल। और वैसे तो ये 1% जो हम लोग छोड़ते हैं ना, लगभग 1%, पक्का नहीं, 1% जो छोड़ते हैं वो क्या होता है, इस ऑर्बिटल के बियॉन्ड भी आपका इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस तक, समझे। तो इसीलिए ऑर्बिटल को किसी वेल डिफाइंड पाथ या ट्रेजेक्ट्री से हम लोग घेरते नहीं है, कहीं पर इस तरह से घेरा हुआ नहीं देखोगे आप लोग ऑर्बिटल को, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर भी कहीं भी पाया जा सकता है। यही होगा कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे ना, इस डॉट्स का डेंसिटी आप लोग गौर करोगे कम होते जाता है। डॉट्स का डेंसिटी कम मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना भी कम, और डॉट्स का डेंसिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना भी ज्यादा। और शॉर्टकट में बच्चों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के संभावना को हम लोग साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रहेगा ना आप लोगों को, साई स्क्वायर इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ तो यहां पर का साई स्क्वायर ज्यादा है, ये न्यूक्लियस के आसपास का,
या इस रीजन का साइज स्क्वायर ज्यादा है? देखो तो इस पेरिफेरल एरिया का साइज स्क्वायर ज्यादा होगा कि यहाँ पर इस न्यूक्लियस के आसपास साइज स्क्वायर ज्यादा होगा? तो क्लियर सब कॉन्सेप्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना ज्यादा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के का डॉट्स भी ज्यादा होगा, इस वजह से साइज स्क्वायर का वैल्यू जो है न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो साइज स्क्वायर का वैल्यू जो है वो भी घटते जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना भी बच्चों घटते चले जाएगा, है कि नहीं? अब हम लोग ना एक दो डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, के ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बीच क्या मेन डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन का डिफरेंस है। विजुअलाइजेशन का डिफरेंस क्या? तो ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के आसपास मौजूद उस 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम है ना। और ऑर्बिट जो होता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, वेल डिफाइंड CIRCULAR where electron revolve around the nucleus, where electron revolve around the न्यूक्लियस, अराउंड द NUCLEUS। याद रहेगा ना बच्चों? तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के आसपास का वो क्षेत्र है, न्यूक्लियस के आसपास का वो क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के आसपास का वो क्षेत्र है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। और ऑर्बिट क्या है बच्चों? ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो वेल डिफाइंड पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करते रहता है। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद ऑर्बिटल जो है ना, यहाँ पर पहले ही मैंने बोला ये 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 डायमेंशनल शेप आप इमेजिन करो, जैसे कि स्फेयर है ना, तो स्फेरिकल शेप है, तो गोल सा 3 डायमेंशनल, वहां पर एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। और ऑर्बिट का जो बात होता है वो 2 डायमेंशनल शेप होता है। ये जो सर्कल है, इस ऑर्बिट को हम लोग सर्कल ही बोलेंगे ना, तो ये सर्कल 2 डायमेंशनल शेप है या फिर 3 डायमेंशनल शेप है? 2 डायमेंशनल शेप, यानी कि प्लानर शेप को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा चीज? ऑर्बिट। ओके, उसके बाद जैसे ऑर्बिट के शेप की बात करें तो हम लोगों ने देखा ही कि ऑर्बिट जो होता है वो हमेशा सर्कुलर शेप में रहेगा, लेकिन ऑर्बिटल का शेप अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ऑर्बिटल का शेप जो होता है सर्कुलर भी हो सकता है बच्चों, हेमीस्फेरिकल, सॉरी डम्बेल शेप्ड भी हो सकता है, डबल डम्बेल शेप्ड भी हो सकता है। मतलब ऑर्बिटल का कई तरह का अलग अलग तरह का शेप संभव है, मतलब डिफरेंट शेप्स होता है, मतलब अलग अलग केस में शेप्स जो है वो बदलते रहेगा। स्फेरिकल भी होता है और डम्बेल शेप्ड भी होता है और कई तरह का, वो आगे चल के शेप जो बोले ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जहां पर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो वहां पर शेप वेव भी हम लोग देखेंगे। तो गौर करोगे ऑर्बिटल का कोई एक जैसा शेप नहीं होता है, कई अलग अलग तरह का शेप होता है जिसका ओरिएंटेशन भी डिफरेंट काइंड का होता है। लेकिन ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्बिट का एक ही शेप होता है, वो क्या होता है? 2 डायमेंशनल सर्कुलर शेप। ओके, दूसरा बात यानी कि और भी डिफरेंसेस को अगर हम लोग देखें तो ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, ये बहुत ही जरूरी बात है। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। जैसे कि मान लो कोई एटम है, नियॉन है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर वहां 5 ऑर्बिटल रहता है। तो 5 ऑर्बिटल रहेगा नियॉन के एटम में, तब जाके 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो पाएगा। तो उसी तरह से ऑर्बिट की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो एक ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग गौर करोगे, जैसे पहले ऑर्बिट की बात करें तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट की बात करें 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग गौर कर रहे होगे कि ऑर्बिट में दरअसल 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है? तो ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों के बातों को फुलफिल करते हुए रखा गया है। यानी कि ऑर्बिटल जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस दोनों को फुलफिल करेगा, लेकिन ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो इन बातों को फुलफिल नहीं करता है। मतलब कि ऑर्बिट किस बात पर निर्भर है? दिस इज बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है ना? तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं, इसी वजह से तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करता है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पूरी तरह से फुलफिल करता है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दरअसल उन्हीं बातों को लेकर ही तो बना है।
और सबसे अंतिम डिफरेंस, ऐसे तो डिफरेंसेस बहुत हो सकते हैं जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, अंतिम डिफरेंस ये होता है कि ऑर्बिटल जो होता है ना, एस ऑर्बिटल को छोड़ के, आगे हम लोग देखेंगे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सारा ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। और डायरेक्शनल होने से बेनिफिट क्या होता है कि डायरेक्शनल नेचर की वजह से हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है और मॉलिक्यूल का शेप कैसे हो पाता होगा। लेकिन ऑर्बिट जो होता है ना, ये डेफिनेटली नॉन डायरेक्शनल होगा, और नॉन डायरेक्शनल होने के वजह से ऑर्बिट के वजह से के अनुसार हम लोग कोई भी केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकते हैं, और साथ ही साथ मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा इस बारे में भी बच्चों हम लोग नहीं बता पाएंगे ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही देख रहे हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में बच्चों हम लोगों को देखना है क्वांटम नंबर्स के बारे में। और ये मान के चलो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो अगला लेक्चर जो कि प्रोबेबली शाम में आ ही जाएगा, तो उस लेक्चर को आप लोग बिल्कुल भी मिस करोगे कि नहीं करोगे बच्चों? बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि क्वांटम नंबर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वही काम करता है पूरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। यानी कि यहां से कल के लेक्चर अगर मिस हो गया तो आगे का लेक्चर आप लोगों को मुश्किल लगेगा समझने में, ठीक है ना। तो क्वांटम नंबर दरअसल बच्चों 4 होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे 4 तरह के क्वांटम नंबर के बारे में। एन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल जिसको कि बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। एन मतलब क्या है बच्चों, आज याद कर लेते हैं, कल इस्तेमाल भी हो जाएगा। एन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल जो है इसको बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एम जो है दिस इज एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस जो है बच्चों दिस इज एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये जो शुरू का 3 क्वांटम नंबर है, ये शुरू का 3 क्वांटम नंबर जो होता है किसी भी ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुख्य रूप से किसको डेजिग्नेट करने के लिए बच्चों इस्तेमाल करा जाता है, ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए। लेकिन बच्चों अगर हम लोग इन चारों क्वांटम नंबर की बात करें तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये तो पक्का है, ऑर्बिटल के अंदर रहता होगा। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है। तो ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कुल मिलाकर 3 क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है। वो कौन कौन? प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉन के डेजिग्नेशन के लिए हम लोगों को 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। और इन्हीं 4 क्वांटम नंबर को डिक्टेटिव मैनर में बच्चों कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आप लोग सिर्फ अपना रूटीन नहीं टूटने देना। हो सकता है कि कई बहुत तरह का वजह होता है, कभी टेस्ट हो गया, कभी क्या होता है कि लोड जो है वीडियोस का बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि डाटा सीमित होता है, कंप्यूटर एक ही है, इंसान यानी कि टीचर भी एक ही है। तो कभी कभी अलग अलग वजह से, मतलब कई तरह के ग्लिच की वजह से आप लोगों के वीडियो में लेट हो सकता है। लेकिन वो लेट हुआ या किसी टाइम में वीडियो नहीं आया, इसकी वजह से आप लोग अपना रूटीन तोड़ दोगे ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान में आप ही रहोगे, कोई और नहीं रहने जा रहा है। तो आप लोगों को अपना रूटीन प्राइमरी रूप में फॉलो करना है। और रूटीन में बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों का रूटीन बना लेना है। सुबह में 6 बजे एक बार आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है, और एक बार शाम में 6 बजे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। वीडियो के बाद जैसे 6 से 7 आप लोगों ने वीडियो करा, 6 से 7 आप लोगों ने वीडियो करा, पीएम है, ये एएम है। तो 7 के बाद लगातार ही हो सके, संभव है तो कॉपी नोट डाउन कर लो, कॉपी जो है वो नोट डाउन कर लो आप लोग। और कॉपी करने के बाद रिलेटेड जो भी होमवर्क है वो होमवर्क भी आप लोग साथ ही साथ कर लो। यानी कि 7 के बाद मिनिमम 8:30-9 बजे तक आप लोग केमिस्ट्री ही करो। यानी कि डेली सुबह 6 से 9 केमिस्ट्री करो, और शाम में भी शाम में भी 6 से 9 आप लोग केमिस्ट्री करते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का केमिस्ट्री कम से कम इस हद तक हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री के
के लिए आप लोग एकदम लिबरल रहोगे और बाकी अपना मैक्सिमम एफर्ट उस समय आप लोगों को फिजिक्स और मैथ्स या फिर बायोलॉजी जो भी कुछ है आपका वहां पर आप लोगों को देना पड़े, है ना बच्चों। और मैं बार बार समझा रहा हूं कि करना क्या है, तरीका क्या है ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का। कि एक सबसे पहला बात तो रूटीन जो बच्चा फॉलो नहीं करा, तो मैंने पहले ही कई तरह के कहानियों के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि क्या नुकसान होने जा रहा है। तो रूटीन पर एक तो काम करना है सबसे पहली बात, कि रूटीन कभी नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरे गलती की वजह से भी नहीं बिगड़ना चाहिए। कभी कभी होता है ना, मेरी गलती क्या कि वीडियो नहीं आया समय पर, तो मेरे गलती की वजह से भी 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा हो जाए तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए उससे। मतलब रूटीन जो है एक जैसा होना चाहिए। दूसरा काम क्या है, कॉपी अच्छा से नोट डाउन करना। आप कैसे कॉपी नोट डाउन करेंगे, तो वीडियो देखने के दौरान आप लोग रफ कॉपी सामने रखो, और जहां पर होता है ना कॉपी में बहुत कम बातों को लिखता हूँ, बोलता अगर 100 बात हूं तो कॉपी में सिर्फ 60-70 बातें ही आती हैं, तो वो 10-20-30 बातें जो आप नहीं जान रहे हो, तो ये वीडियो देखने के दौरान जो जो कुछ बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे ना, वो रफ टाइप से आप लोग एक रफ कॉपी में लिखते चले जाओ। और जब पीडीएफ से आप फेयर कॉपी बना रहे हो तो इस रफ कॉपी से मिला लो कि कुछ नई बातें या उस कॉपी में नहीं है ऐसी कोई बातें, तो उसे बॉर्डर पर आप लोग नोट डाउन कर लो। ये पेज है ना, पेज के ऊपर जो ये जगह रहता है इसे बॉर्डर हम लोग बोलते हैं, इस बॉर्डर पर आप लोग उसे नोट डाउन कर लो। कॉपी करने के बाद याद तो करना है, वो तो कंपलसरी बात है, लेकिन ये 3 चीज यानी कि स्टिकर, ई सीरीज और एम सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों को लगातार करना है, क्योंकि ये वाला चैप्टर अब अपने अंतिम दौर में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ई सीरीज एम सीरीज के जितने क्वेश्चन आप लोग तुरंत से कर लो, क्योंकि अगला चैप्टर जैसे शुरू होगा तो अगले चैप्टर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन सामने आप लोगों को मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर करोगे तो पीछे का छूटते चले जाएगा। तो आदत में आना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी आदत बनाओ बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की, और इसके बाद अगर आप एबीसी का इंटेक्स्ट वगैरह बना लेते हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, शाम में हम लोग मिलते हैं क्वांटम नंबर के साथ।